हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम अकाउंट्स की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस क्या है। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कंसेप्ट को किसने कॉइन किया था। तो उससे पहले एक बार हम ये जान लेते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती क्या है। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसे इसका नेम डिफाइन कर रहा है, अकाउंटिंग मीन्स अकाउंट्स का मैनेजमेंट। मतलब ये कि हम अकाउंट्स का यूज़ करेंगे यहाँ पे, और उसको इस बेटर वे में यूज़ करते हैं कि हम वहाँ पर डिसीजन मेकिंग कर पाएँ। तो अकाउंट्स का यूज़ होगा, लेकिन किस लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। तो वही हमारी क्या होती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ मैनेजरियल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। इट इज़ अ टूल इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज डिसीजन मेकिंग। अगर हमसे ये पूछा जाता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो वो हमेशा रहता है डिसीजन मेकिंग का। ओके, द एम्फोसिस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू रीडिज़ाइन अकाउंटिंग इन अ मैनर विच इज़ हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट इन फ्रेमिंग द पॉलिसीज एंड कंट्रोल ऑफ देयर एग्जीक्यूशन। मतलब ये है कि यहाँ पर मैनेजमेंट का काम क्या रहता है? अकाउंट्स को रीडिज़ाइन करना, और इस तरह से डिज़ाइन करना कि उनसे पॉलिसीज़ बनाए और उन्हें एग्जीक्यूट करे और उनको कंट्रोल कर सके। ओके, तो यही हमारा क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम रहता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन्हें एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ से भी छोटा सा क्वेश्चन बन जाए, तो हमें पता होना चाहिए। यस, फर्स्ट है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये प्रोवाइड करता है हमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ओके, उसके बाद आता है कोज एंड इफेक्ट एनालिसिस। कोज एंड इफेक्ट एनालिसिस का मतलब ये कि यहाँ पर अगर हमारे पास कुछ डाटा है और कुछ रिजल्ट है, तो उसका कोज क्या रहा है। अगर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है या फिर अगर हमारे प्रॉफिट्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसका क्या कोज रहा होगा, फिर उसे हम मेंटेन करके चल पाएंगे। तो यहाँ पर कोज एंड इफेक्ट एनालिसिस किया जाता है। ओके, यूज़ ऑफ स्पेशल टेक्निक्स एंड कंसेप्ट। मतलब ये कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हमें परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स होनी चाहिए जिससे हम हमारा काम अच्छे से कर पाएँ। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग, फंड फ्लो, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक्सेट्रा। तो यह सब क्या है? टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ करके हम हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग को बेटर वे में परफॉर्म कर पाते हैं। फिर आता है डिसीजन मेकिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है इसका? डिसीजन लेने का है। मतलब ये कि हमारी मैनेजमेंट को डिसीजन लेने हैं, तो वो अकाउंट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम हर चीज़ का बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हुए चलते हैं। उसके बाद आता है नो फिक्स्ड कन्वेंशंस। मतलब ये कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर किसी भी तरह की फिक्स्ड कन्वेंशंस नहीं होती हैं, जैसे कि हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पर कोई फिक्स्ड कन्वेंशन नहीं है। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, अगर हम यहाँ पर हर फैक्ट को अच्छे से स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं और डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि हम हर फैक्ट को अच्छे से स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं। उसके बाद आता है फोरकास्टिंग। यहाँ पर अगर हमारे पास सभी डाटा है, हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, पहले क्या हुआ है, अब क्या चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं और कहाँ क्या हमें अप्लाई करना चाहिए, तो फोरकास्टिंग का काम भी यहाँ से हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर था वो क्या है? जेम्स एच ब्लिस। मीन्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कॉइन किसने किया था? जेम्स एच ब्लिस ने किया था। ओके, एंड 1950 में हुआ था ये। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग आर टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल्स क्या होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। यस, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फर्स्ट है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड अकाउंटिंग। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टूल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो क्या है? फाइनेंशियल पॉलिसी एंड अकाउंटिंग। मतलब ये है कि हर फर्म को चलाने के लिए हमें फाइनेंस की नीड होती है, तो वो फाइनेंस कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, उसके सोर्सेज क्या हैं और उसकी क्या कॉस्ट रहेगी, तो ये सब हम कहाँ करते हैं? फाइनेंशियल पॉलिसी एंड अकाउंटिंग में होता है। ठीक है, उसके बाद होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने रेडी कर रखी है उनको अच्छे से एनालाइज करना, ताकि हम अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सकें। ठीक है, तो ये भी ये क्या है? एक टूल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। उसके बाद आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। इसका मतलब ये होता है कि जब कॉस्ट इंकर होती है तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि उसको जो हमने टारगेट सेट किए हुए हैं उससे कंपेयर कर पाएँ। तो ये क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद आती है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल में क्या होता है? यहाँ पर हमारे पास पहले से ही हमने एस्टिमेशन किया होता है कि कितना एक्सपेंडिचर होगा, रिवेन्यू होगा, तो हमारा बजट होता है जो एक
तरह से हमारा एस्टिमेशन है। तो उसकी हेल्प से जो एक्चुअल आता है उससे हम कंपैरिजन कर पाते हैं और डेविएशंस का पता लगा सकते हैं और फिर उनको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये भी ऐसा ही है, इसमें हम स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं और एक्चुअल की उससे कंपैरिजन करते हैं और वहाँ पर जो डेविएशंस होते हैं उन्हें हम कम करने की कोशिश करते हैं। तो बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक साथ काम करते हैं। फिर आता है मार्जिनल कॉस्टिंग। इसमें क्या होता है कि हम कॉस्ट को 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, एक होती है फिक्स्ड और एक होती है वेरिएबल। तो जो वेरिएबल होती है उसको हम डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं और उसका यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है डिसीजन अकाउंटिंग। यहाँ पर क्या है, हम डिसीजन लेते हैं, उसके लिए क्या किया जाता है, जो हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर हैं उनका हम यूज़ करते हैं और डिसीजन को बेटर वे में लेते हैं, एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद आता है रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग। जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स आती हैं उनको रिप्लेस अगर हम कर रहे हैं तो उसको रिप्लेस करने से जो वहाँ पर कॉस्ट का डिफरेंस आ रहा है, जो हमने अब फिक्स्ड एसेट्स परचेज़ की होंगी और जो पहले उनकी कॉस्ट थी, जो चेंज आ रहा है उस चेंज मीन्स उस अफेक्ट को हम जहाँ रिकॉर्ड करते हैं वो होता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर वही अकाउंटिंग की जाती है। उसके बाद आता है कंट्रोल अकाउंटिंग। मतलब यहाँ पर हम इंटरनल चेक करते हैं, ऑडिट किया जाता है, तो ये कंट्रोल अकाउंटिंग में होता है। फिर आता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब ये है कि मैनेजमेंट अगर अकाउंटिंग हम करते हैं तो यहाँ पर हमें हर चीज़ की रिपोर्ट रखनी पड़ती है। तो वो जो रिपोर्ट है या रिकॉर्डिंग है वो सब कहाँ की जाती है, वो अब हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, कंप्यूटराइज्ड हो गई है वो। तो ये उसी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर क्या रहता है। डिसीजन अकाउंटिंग हम करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी होती है, बजटरी कंट्रोल भी होता है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग नहीं होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बन जाता है हमारा, ABC। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डैश गिव्स अ डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब ये कह रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन को डायग्नोस करने के लिए हम क्या करते हैं। मतलब ये कि कोई प्रॉब्लम है हमारे पास और उसका सॉल्यूशन अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं। इसको अगर हम सिंपल से एग्जांपल से समझें, मान लेते हैं कि हमारे पास एक पेशेंट है और उसको कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर अगर ये जानना चाहता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है तो वो क्या करेगा, उसका बॉडी चेकअप करवाएगा, अच्छे से उसका हर टेस्ट लेगा, तब उसे पता चलेगा कि आखिर उसमें प्रॉब्लम क्या है। यही करता है डॉक्टर। तो यहाँ पर वही बात, तो उसने क्या किया, उसने एनालिसिस किया, उस पेशेंट को अच्छे से एनालाइज किया कि आखिर उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो अगर हमें यहाँ पर यही काम करना है तो हम क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ से हमारा आंसर क्या बन जाता है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव्स अ डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर। यहाँ नेक्स्ट बी ऑप्शन में क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स। ये हमारा आंसर नहीं है। प्रिपेयर करने से डायग्नोज नहीं होता है, अगर हम किसी चीज़ को एनालाइज करेंगे तभी हम बता पाते हैं कि उसके अंदर है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट है द फ्लक्स मेथड ऑफ लेबर टर्नओवर डिनोट्स। ये कह रहा है कि लेबर टर्नओवर का जो फ्लक्स मेथड है वो क्या डिनोट करता है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास लेबर टर्नओवर को मेजर करने के टॉप 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है सेपरेशन रेट मेथड, सेकंड है रिप्लेसमेंट मेथड और थर्ड है फ्लक्स रेट मेथड। ठीक है, जो सेपरेशन रेट मेथड है उसमें क्या किया जाता है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ छोड़कर जा रहे हैं उनकी रेट हम यहाँ पर चेक करते हैं, तो उसको बोलते हैं सेपरेशन रेट मेथड। सेकंड आता है रिप्लेसमेंट मेथड। मतलब ये कि जो छोड़कर गए उनकी जगह जो न्यू आए हैं, जो स्किल्ड वाले छोड़कर गए और उनकी जगह जो न्यू आए हैं वो आते हैं हमारे रिप्लेसमेंट में। ठीक है, फिर आगे बात आती है फ्लक्स की। तो फ्लक्स में क्या होता है, इन दोनों का टोटल आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं। द फ्लक्स मेथड ऑफ लेबर टर्नओवर डिनोट्स द टोटल चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ लेबर फोर्स। तो ये किसकी बात करेगा, टोटल की बात करेगा। द फ्लक्स मेथड ऑफ लेबर टर्नओवर डिनोट्स द टोटल चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ लेबर फोर्स। क्लियर। फिर यहाँ पर रिप्लेसमेंट मेथड क्या होता है, रिप्लेसमेंट मेथड टेक्स इनटू अकाउंट ओनली वर्कर्स अपॉइंटेड अंगेज द वैकेंसी कॉज्ड ड्यू टू डिस्चार्ज और क्विटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो चले गए हैं या जिन जो छोड़ दिया गया है तो उनकी जगह पर जो वैकेंसीज को फिल किया गया है उन्हीं को हम यहाँ पर देख रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट। तो इन दोनों का मीन्स सेपरेशन का और रिप्लेसमेंट का जो टोटल होता है वो कहाँ आता है, हमारा फ्लक्स मेथड में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, द टोटल चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ लेबर फोर्स। और हो सकता है नेक्स्ट हमें फ्लक्स मेथड की जगह यहाँ पर रिप्लेसमेंट पूछ लिया जाए या सेपरेशन पूछ लिया जाए,
तो बहुत अच्छे से देख लेंगे इसका आंसर क्या बनता है। अगर यहाँ पर रिप्लेसमेंट पूछ लिया जाता है तो आंसर क्या होता, वर्कर्स अपॉइंटेड अंगेज द वैकेंसी कोज ड्यू टू डिस्चार्ज और क्विटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाता ए। ओके, नेक्स्ट है द करंट लाइबिलिटीज ऑफ आकाश लिमिटेड इज 30,000 इफ इट्स करंट रेशियो इज 3:1 एंड क्विक रेशियो इज 1:1 द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड विल बी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, पहले हमें वो देख लेना होता है। यहाँ पर हमें करंट लाइबिलिटीज गिवन है तो पहले हम उससे देख लेते हैं कितनी है, 30,000 है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमसे बात की गई है करंट रेशियो की, तो ये किसके इक्वल होता है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय में करंट लाइबिलिटी। यहाँ पर हम फॉर्मूले भी अच्छे से पहले लर्न कर लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाएं। उसके बाद आता है क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो में क्या होता है, यहाँ आती है हमारी क्विक एसेट्स आती हैं जिसको हम लिक्विड एसेट्स भी बोलते हैं, डिवाइड बाय में आप यहाँ पर क्विक लाइबिलिटी बोल सकते हैं या फिर करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले और यहाँ पर हमें इनका रेशियो भी गिवन है। द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यहाँ पर हमसे स्टॉक इन ट्रेड की वैल्यू पूछी गई है, आप इसको इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है, हमें सब पता है। देखिए अभी फॉर्मूला हमने देखा करंट रेशियो को क्या है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, एंड करंट लाइबिलिटी हमें गिवन है 30,000। अगर हम यहाँ पर करंट लाइबिलिटी की जगह 30,000 लिख देते हैं और उसके बाद हमें इसका रेशियो भी गिवन है जिसको हम 3/1 ऐसे लिख लेते हैं, तो देखिए अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो करंट एसेट्स किसके इक्वल आ जाती हैं, 90,000 की इक्वल आ जाती है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 90,000 करंट एसेट्स। ओके, अब हमें दिया हुआ था क्विक रेशियो, तो उसका फॉर्मूला भी हम पुट कर देते हैं, क्विक एसेट्स डिवाइड बाय में क्विक लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास लाइबिलिटीज़ गिवन है, कितनी है, 30,000, और हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब फिर से वही 1/1 हमारा रेशियो है और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्विक एसेट्स आ जाती हैं 30,000 की। अब इतनी बात हमें याद रखनी है कि अगर हम क्विक एसेट्स में इन्वेंट्री या हम बोलें स्टॉक इन ट्रेड, उसको अगर हम प्लस कर देते हैं तो वो किसकी इक्वल होता है, वो करंट एसेट्स की इक्वल होता है। क्लियर। और अगर हम यहाँ पर ये बोल दें कि करंट एसेट्स में से हम क्विक एसेट्स या फिर लिक्विड एसेट बोल सकते हैं इसको, अगर हम करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड मिल जाएगा, या हम बोल सकते हैं इन्वेंट्री मिल जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है 60,000। तो देखिए यहाँ पर आंसर गिवन है हमें 60,000। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द मिनिमम स्टॉक लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ रॉ मटेरियल ए आर 4,000 एंड 9,000 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, फाइंड आउट इट्स रीऑर्डर क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे हमें सब कुछ दिया है, अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि क्या गिवन है और क्या हमसे पूछा गया है। देखिए मिनिमम स्टॉक लेवल दिया है एंड एवरेज स्टॉक लेवल दिया है, तो सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि हमें यहाँ पर कोई फॉर्मूला लर्न है या नहीं है। यहाँ पर जो भी मटेरियल हमें गिवन है उससे रिलेटेड हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसे हमें लर्न करना है और बस उसको पुट कर देना है। तो यहाँ पर एक हमसे पूछा गया रीऑर्डर क्वांटिटी, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक लेवल का, वो क्या है, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस में हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। अब जो चीज़ हमें गिवन है उसको हम पुट कर देंगे। तो देखिए हमें क्या गिवन है, मिनिमम स्टॉक लेवल गिवन है जो कि कितना है, 4,000 का, एंड एवरेज स्टॉक लेवल भी गिवन है जो कि है 9,000 का। तो देखिए एवरेज स्टॉक लेवल की जगह हमने लिख दिया 9,000 एंड मिनिमम स्टॉक लेवल की जगह लिख दिया 4,000। उसके बाद हमें ये निकालना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस 4,000 को यहाँ लेकर आते हैं और माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 5,000। मतलब ये हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 5,000। ठीक है, क्या आया, हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 5,000। और अब हमें क्या निकालनी है, यही रीऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं और ये 2 को क्या करते हैं, इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आता है, 10,000 यूनिट्स। क्लियर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाता है 10,000 यूनिट्स। यहाँ पर आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, बस एक ये फॉर्मूला लर्न करना है और आंसर आ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू। ये कह रहा है कि जो बैड डेब्ट्स रिकवर हुए हैं उसको आप कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं इसकी हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट डिवाइड बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ठीक है, क्या होती है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि हमारी एंट्री तो ये होती है और हम बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट में ये पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं, बट ऑप्शन को पढ़िए, यहाँ पर दिया हुआ है डेटर्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो यहाँ पर हमें बैड डेब्ट्स रिकवर्ड नहीं दिख रहे हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए ये जो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ये जो पैसा है इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी, एंड या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में भी। मतलब हम चाहें तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं
प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, आइदर बी और सी। अब क्लियर, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं, और अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए एंड शेयर करना मत भूलिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।